And we're live again. So I think we can start. We don't need to wait for the viewers. Or should we wait? Okay, everyone. So we are back with Ma'am Okay. Najma Azam. She was telling Okay. us about So OT. Yes, ma'am, please. yeah. So I was talking about instrumental activities of daily living. So इसको आसान तरीका समझने का ये है कि जो भी बेसिक जो सेल्फ केयर में एक्टिविटीज आती है उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं Hmm. कम्युनिटी से इंटरेक्शन वो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में आते हैं जैसे कि फोन को ऑपरेट करना किसी Mm-hmm. से बात करनी है तो आप फोन को किस तरह से मिलाएंगे किस तरह से बात करेंगे अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो मनी को कैसे हैंडल करेंगे या किसी भी किस्म का काम जो कि आपको कम्युनिटी से इंटरेक्ट करा सो Okay. बेसिकली हमारा जो कोर है वो ये है कि क्लाइंट को इंडिपेंडेंट और फंक्शनल करना सो एक और जो एरिया है जो हमारा वो क्रॉस मोटर एक्टिविटीज का कहलाता है जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट भी इनिशिएट आते हैं समटाइम्स Hmm. कुछ चीजें ओवरलैप करती हैं बट हम उसी चीज को लेकर अगर वो किसी को वॉक करना एक्सरसाइज करवा रहे हैं ताकि वो वॉक कर सकें तो हम उनको फंक्शनल बनाते हैं जैसे कि वो कब्र से चीज़ें निकाल सकें चल तो हम उनको फंक्शनल इसके अलावा कॉग्निटिव स्किल्स जैसे कि बच्चे या इवन बड़े जिनको परसेप्शन का स्ट्रोक के बाद एक्सीडेंट के बाद किसी किस्म की इंजरी के बाद कोई हेड इंजरी हुई है उसके बाद किसी किस्म का कॉग्निटिव भी डिक्लाइन आता है तो हम उनको हेल्प आउट कराते हैं बच्चों में हम एकेडमिक्स में डील कर रहे होते हैं जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं शेप परसेप्शन से शेप है साइज है कलर्स हैं या बच्चा जिस एज एज में या ग्रेड में होता है उस हिसाब से हम उसकी एकेडमिक्स को भी देख रहे होते हैं सो इसके अलावा प्ले एंड सोशल स्किल्स जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है क्योंकि बच्चों का जो ऑक्यूपेशन है वो प्ले है और प्ले के जरिए वो किस तरह से टर्न टेकिंग है उनका बिहेवियर कैसा है उस वक्त आई कांटेक्ट कैसा है ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं हमें फाइंड आउट करना ठीक है. एंड पता चल रही है सेंसरी का है सो सेंसरी इज अगेन अ बिग टॉपिक जिसमें मैं Hmm. थोड़ा सा इसको टच करती हुई चलूँ अगर हमारे पास टाइम है कि हाँ, हमारे नहीं, जो हम definitely. I हमेशा want. से बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं ओके तो बचपन से हम जो सुनते हुए आए हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं उसके अलावा हमारे दो और सेंसेस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिसमें वेस्टिबुलर सेंस कहलाता है जो कि हमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के बारे में बताता है इंफॉर्मेशन और सातवां जो है वो प्रोप्रायोसेप्शन है जिसमें हमें जॉइंट और मसल्स की जो अवेयरनेस होती है वो पता चलती है सो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल कर रहे होते हैं तो हमें पता या बहुत कम भी नहीं के अंडा ना टूटे हमसे या अगर हम स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें कितना स्टेप अपने पैर कितने ऊंचे करने हैं या हमें कितना नीचे लेके जाना है तो ये अवेयरनेस हमें जॉइंट और हमारे मसल से मिलती है हमें इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई बकेट हो और उसमें बहुत ज़्यादा पानी पूरा ऊपर भरा हुआ हो तो हमें पता है कि हमें कितना फोर्स निकालना है हमें कोई देखने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी को या फिर अगर कम है तो हम हो सकता सो ये सारी इंफॉर्मेशन ये सारी सेवन सेंसेस मिलकर काम करते हैं इसमें होता ये है कि जब इन्वायरमेंट से जैसे हमें आइडिया भी नहीं हो हम कर सकते हैं अपने सेंसेस बंद कर रहे हैं सो बेसिकली होता है कि तुम्हारे पास इनपुट आता है
इन्वायरमेंट से, सेंसेस के थ्रू। सो ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। सो अगर वो प्रोसेसिंग हो जिसमें देख रहे हैं कोई चीज़, लाइट ज़्यादा है, कम है, या साउंड का कोई उनको किसी किस्म का चैलेंज ना हो, तो वो एक उनका नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही हो के दिमाग में, ब्रेन में, के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और अगर यहीं पर किसी किस्म का कोई चैलेंज आ रहा हो कि प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही, तो वो ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्स होगा वो इनअप्रोप्रिएट होगा। सो Yeah. मे बी वो बच्चे कानों पे हाथ लगा रहे हों, या अगर किसी चीज़ को टच करना चाहें तो वो टच ना कर पा रहे हों, घास पे ना चल सक रहे हों, सैंड पे चल की कोई चीज़ है, सूप है, खाने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनका ओरल मोटर, उनको उनकी जो प्रोसेसिंग ब्रेन में हो रही है वो सही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम असेसमेंट करते हैं अपनी थेरेपी करवाते हैं अगर नीड होती है। सो अब इसमें समझना ये ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स फंक्शनल है और अपनी डेली रूटीन के कामकाज करने में प्रॉब्लम Uh, okay, we've lost the connection again. चीज़ें, आई Yeah. कैन हियर यू एंड आई कैन सी यू। Okay. Yes, please continue. ओके, सो थोड़ी बहुत चीज़ें हम सब में नज़र आती हैं। हो सकता है किसी को टैग जो है, जो शर्ट के पीछे टैग्स होते हैं, वो बॉदर कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को टच करना, हग करना बहुत पसंद होता है, बार बार आके टच कर रहे होते हैं या करीब बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं, या कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। बट अगर वो एक हद तक उनको फंक्शनल रखता है तब तो ठीक है, वरना अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसमें आप काम नहीं कर पाएँ डेली रूटीन के, तब जाके उसकी थेरेपी होती है। सो फॉर इंस्टेंस अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों में राइटिंग के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि सेंसरी रिलेटेड हो सकते हैं। ये बहुत ट्रिकी होते हैं, ऊपर से नहीं नज़र समझ नहीं आता है कि हम पेरेंट्स कभी-कभार हमें आके बता रहे होते हैं, तो फिर उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है कि ये सेंसरी रिलेटेड हो सकता है। अगर वो राइटिंग कर रहे हैं बच्चे और उनकी निब बार-बार टूट रही है, बहुत ज़्यादा Yeah. प्रेशर ज़ोर लगाकर वो लिख रहे हैं कि आप अगर 2-3 पेजेस भी टर्न करें तो पीछे भी प्रिंट नज़र आएगा। वो सेंसरी चैलेंज हो सकता है उनके लिए, या फिर वो इतना लाइट लिखते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक इनविजिबल है या नज़र ही नहीं आ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो कुछ डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जिनके साथ हमें ये ज़्यादा नज़र आते हैं। इवन अगर कोई डायग्नोसिस ना भी हो, टिपिकल लोगों में भी सेंसरी रिलेटेड चैलेंजेस हो Issues सकते होते हैं, हैं. मगर Okay. क्योंकि उन लोगों के साथ और किसी किस्म की कोई स्पेशल कोई डायग्नोसिस नहीं होती, कोई और चीज़ नहीं होती, तो वो समटाइम्स ओवरकम कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, बट समटाइम्स उनको भी ट्रीटमेंट। तो मैंने अपने इस 22 साल की ज़िंदगी में शायद 1 या 2 क्लाइंट्स देखे होंगे जो कि टिपिकल हैं और उनको थेरेपी की नीड है। सो आई गेस अभी भी सेंसरी चैलेंजेस लोगों को इतने अच्छे से देखी हैं, और मे बी आप रिलेट कर सकें, जब लाइक 8 years 10 years, और अगर वो स्लाइड ना ले सकें या सीसॉ पे ना बैठ सकें या झूले पे ना बैठ सकें, तो मुझे अक्सर कानों में आवाज़ आती है, और लोग बड़े उनके जो होते हैं घर वाले या बड़े बहन भाई या इवन पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो डरपोक है या बुज़दिल है, देखो तुम्हारा छोटा भाई तो आराम से झूला झूल रहा है और तुम रो रहे Exactly. हो। सो ये बुज़दिल या होने की या डरपोक होने की बात नहीं होती, उनको शायद कोई कोई वेस्टिब्युलर sensory. सिस्टम उनका Exactly. सही काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो उनमें देखने में डर नज़र आ रहा है, बट अगेन अंडरलाइनिंग चैलेंज उनका सेंस हो सकता है। हो सो सकता है.
क्योंकि लोगों को Oh, इतना आइडिया है नहीं, इस वजह से इसको इसके क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम फिर एज ए रूल हर एक कि इनको नीड है या नहीं, या समटाइम्स हमें नज़र भी आ जाती है ऑब्वियसली। ठीक है। सो ये मैम, बेसिक हमारे मेंटल हेल्थ में हमारा बहुत काम है। और अब तो हम देख रहे हैं कि इसमें बढ़ता ही जा रहा है, मेंटली तौर पर लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ठीक है। जी है। आई वांट टू आस्क कि जैसे कि आपने कहा कि OT is not only for differently abled children, it can be for anyone, right? And then you explained about OT, and then the areas you were talking about, from what I gathered, it's like the purpose is to make the person functional, right? Achieve skills and make the person एग्जैक्टली। functional. Of differently abled children, those who are getting therapies, ABA therapy for example, उसमें भी इन्हीं चीजों पे काम हो रहा होता है. So अगर या ABA therapist is also working on life skills, fine motor skills, gross motor skills, तो एक तो मैं ये पूछना चाहूंगी, how does that differentiate from OT? And then secondly, how can parents know if their child needs OT? Like the child is already getting ABA therapy, लेकिन अब मतलब कहा जा रहा है कि ओके OT की भी क्या जरूरत है, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर राइज होता है कि मे बी माई चाइल्ड नीड्स OT. तो is there an assessment tool for OT? How would the parents know? And please वो differentiation भी बता दें. इस वजह से मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा जो समझ सकी हूँ वो ये है कि ओटी की नीड कैसे पता चलेगी कि ओटी की नीड है या नहीं? एम आई करेक्ट? हाँ जी, मतलब इज दैट अगर व्हाट ABA यू आर therapy, आस्किंग? that's part of the question, that's part of the question कि मतलब ABA therapy भी हो रही है, right? And पहले तो मैं the first part of the question is कि how do you differentiate, because ABA therapist भी अगर ओके। इन्हीं skills पे काम कर रहे हैं, they're working on the fine motor skills and cross motor skills and life skills, and the OT is also supposed to make the child functional. So how do you differentiate between ABA therapy and OT therapy? What's the difference? And then if the child is getting ABA therapy, how would you know he or she also needs OT therapy, occupational therapy? सो अब मैं उस टाइम दौर की हूँ जहाँ हम जिस वक्त स्टार्ट किए थे में ज़्यादा जानी जा रही है और लोग इस पर Mm-hmm. काम कर रहे हैं। बट एज अ स्टूडेंट मैंने साइकोलॉजी और साइकाइट्री भी हमने पढ़ी होती है। सो बिहेवियर्स को हम भी ऑब्वियसली हम भी देख रहे होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी देखते हैं, एबीए वाले तो देख ही रहे होते हैं। सो जब तक बच्चे का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जब तक वो ऑब्वियसली फॉलो भी नहीं करेगी Yeah. इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें उनके लिए करना डिफिकल्ट हो जाती है। और हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि पहले उनके बिहेवियर को हम मॉनिटर करें और फिर हम अपनी चीज़ें स्टार्ट करें। और इसमें पेरेंट्स के भी वाले भी कम्युनिकेशन पे काम कर रहे होते हैं। और मैंने देखा है उनको कि सेल्फ केयर और वो उनके जहन में हर कि अगर वो बिहेवियर को कंट्रोल कर लें और देखें कि उसका कॉज पहले क्या था, और उसके हिसाब से वो अपनी चीज़ों को लाइन अप करते हैं। बट बेसिकली हम लोग बिहेवियर मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उसका अंडरलाइनिंग कॉज सेंसरी भी हो सकता है, जो Okay. कि ऑब्वियसली सेंसरी इंटीग्रेशन में के स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही होते हैं। सो डीप डाउन उसकी रूट
और सेंसरी इंटीग्रेशन की सर्टिफिकेशन होती है बाहर, तो यहाँ तो खैर इतना ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, बट अगेन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही होते हैं जो सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करते हैं, और लोगों को भी मैंने और प्रोफेशनल्स को भी काम करते हुए देखा है, बट विच इज़ नॉट करेक्ट। बट द थिंग इज़ कि अगर कोई बिहेवियर जो हमें नज़र आ रहा है, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा लोग कह रहे हैं कि बच्चा डर रहा है या बुज़दिल है, हमें इस तरह से शो हो रहा होता है, बट अगेन उसका अंडरलाइनिंग कॉज सेंसरी रिलेटेड हो सकता है। सो फॉर दिस वी नीड टू फाइंड आउट कि अगर उसका मेन कॉज सेंसरी है, तो ऑब्वियसली सिर्फ आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर इंटीग्रेशन थेरेपी होगी, कर सकेगा, तो उसकी प्रोसेसिंग सही होगी, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता इसका बिहेवियर जो नज़र आ रहा है हमें सुपरफिशियली वो बेहतर होता हुआ शुरू हो जाएगा। सो वी वर्क एज अ टीम। यहाँ बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने शुरू में बहुत लोगों को देखा था कि कोई फिजिकल थेरेपिस्ट है या कोई ओटी है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम करा रहा है, बिकॉज यहाँ तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कभी कोई कोई प्रोफेशन किसी और के प्रोफेशन का काम कराना शुरू कर देते हैं। सो वी हैव टू वर्क एज अ टीम, और हमें चाहिए प्रोफेशनल्स को कि हम अपने प्रोफेशन के अंदर इतना काम है उसी के अंदर रहते हुए ही अपनी चीज़ें प्लान करें और गोल सेट करें, और टीम वर्क पे बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे कि हम KDSP में मैं काम करती हूँ, यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट भी हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, तो हम सब मिलके जब एक क्लाइंट को देख रहे होते हैं तो उसको स्पीच हो रही हो तो फिर साथ थेरेपिस्ट एक साथ मिलके एज अ टीम काम रहे होते हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बहुत बेहतर होता है। सो ये प्रोफेशन को 100 एविडेंस बेस्ड है, हर चीज़ रिसर्च से नई चीज़ है या हमने घर में बैठ के बनाई है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इसके स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए एक अलग होता है कि हम उसकी स्कोरिंग करते हैं और फिर उसको देखते हैं। सो आई गेस जब हम कोई पेरेंट अगर ये समझ रहे हैं या कोई प्रोफेशनल ये समझ रहे हैं कि सारे काम वही करा सकते Yeah, हैं, तो वो ये पॉसिबल नहीं है, तो इट्स अ टीम वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली डेफिनेटली। इसके अलावा मैम आपने कहा था कि जैसे कि ओटी इज नॉट ओनली फॉर किड्स, इट इज लाइक फॉर ऑल एजेस, राइट? लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू आस्क कि इज देयर एनी लाइक still an age based time frame during which OT will be most effective? बिल्कुल। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं अर्ली इंटरवेंशन का, जो कि थ्री हम्म। होती है। उसमें ये होता है कि आप जल्दी, क्योंकि आप काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, थेरेपी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी उस वक़्त समझिए एक स्पंज की तरह होता है और बिल्कुल ब्लैंक होता है, और आप जितना जल्दी उस पर काम करेंगी, इवन टिपिकल बच्चों के साथ भी यही होता है, तो वो आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा दे रहे होते हैं। सो हम्म। सेम इज़ विद अस, हमें ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, और जो कि 3 इयर्स से पहले या 3 इयर्स तक की एज का हम कहते हैं, बट अगेन कुछ जगहों पे 5 इयर्स भी एक्सटेंड होके 5 इयर्स तक भी जाता है, तो वो ये समझेंगे अगर वो उनका बच्चा 3 साल से बड़ा हो गया है तो उस पर काम नहीं हो सकता, या वो प्रोग्रेस नहीं आएगी। प्रोग्रेस ज़रूर आती है डेफिनिटली, अगर आप राइट ट्रैक पे हैं, आप सही काम करवा रहे हैं, आप घर पर काम करवा रहे हैं, बच्चे आते हैं तो वो हफ्ते में 3 दफ़ा आ जाएँगे, 2 दफ़ा आ जाएँगे या 1 दफ़ा आ जाएँगे, और 24 घंटे तो नहीं थेरेपी होता है। सो हम्म। नहीं होती है। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है।
तो अगर आपका बच्चा बड़ा भी है तो डजेंट मैटर, हम काम थेरेपी स्टार्ट करते हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि हाँ आप कितना घर पे कर रहे हैं और कितना तो हम भी सही से काम नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। उनका कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। वरना अगर लेट होता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, और बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा होता जाता है तो वो उस तरीके से स्टबन होता चला जाता है और वो कॉपरेट नहीं कर रहा होता, और फिर पैसे भी ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जितनी जल्दी आपको पता चले आप किसी की बातों में ना आए। कोई अगर आपको कहे कि जी आप वेट करें, इसके चचा जो है वो देर से चले थे, उसके हाँ ताया जी। जो थे वो देर से बोले थे, और अभी आप इंतजार करें, तो प्लीज आप किसी की बातों में ना आए। आपका अपना बच्चा है, और आप जरूर एक दफा चाहे, क्योंकि गट फीलिंग मदर्स, मैं ये नहीं समझती कोई मदर को ना समझ आए ये बात, क्योंकि मदर्स की इतनी क्लोजली बच्चे को देख रहे होते हैं थ्रू आउट द डे कि उनको जरूरत होती है, तो वो समटाइम्स हर एक को अच्छा लगता है सुनना कि जी हमारे डेफिनेटली। बच्चा ठीक है और हमारे बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है। बट अगेन अगर आपको लग रहा है तो आप जरूर जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, थेरेपिस्ट के, उसके बाद वेट करने। एंड आई गेस आपको ब्लाइंडली ब्लाइंडली तो मैं नहीं कहूँगी, इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट अगेन आपको फॉलो करना है जो आपका थेरेपिस्ट कह रहा है। आप 6 महीने साल भर तो एक थेरेपिस्ट को दें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नजर आते हुए टाइम लगता है। मे बी 1 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाए, हो सकता है हमें जो इम्प्रूवमेंट लग रही है प्रोफेशनल्स को, मदर्स को ना लग रही हो, उनको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो। सो आप हो सकता है कि उनको नज़र आते आते हमारे लिए तो शायद बच्चा स्माइल भी कर दे, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, बट हो सकता है कि पेरेंट्स को ये ना लगे, उनको लगे ये तो छोटी सी बात है, समटाइम्स या इस तरह होता है। सो एटलीस्ट थेरेपिस्ट को 6 महीने तो कम अज कम दे, ताकि वो अपना आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाए। बट इससे पहले ही नज़र आ जाती हैं। इट्स नॉट लाइक 6 मंथ ही इंतज़ार करना है, मगर इधर से उधर स्विच ना करें। समटाइम्स ये भी होता है कि अभी फॉरेन से रिजल्ट नहीं नजर आया, क्योंकि ये कोई मेडिसिन तो है नहीं कि आपने एक दवाई खा ली और बुखार उतर गया, फिर एग्जैक्टली। तो ये तो लंबा चलता है। सो पेरेंट्स का कॉपरेशन और उनका समझना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। इसके अलावा अभी जैसे कि आपने कहा कि अर्ली इंटरवेंशन, तो डेफिनेटली अगर अर्ली इंटरवेंशन करनी है तो देयर नीड्स टू बी सम फॉर्म ऑफ असेसमेंट, एक जजमेंट हो। तो कोई असेसमेंट टूल ये हमारी सोसाइटी में है, एंड इफ देयर इज तो कौन असेसमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है करेंटली कि इफ द चाइल्ड नीड्स ओटी और नॉट? डेफिनेटली वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ही जाएंगे, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको गाइड करेंगे। हमारे डिफरेंट, एक तो हिस्ट्री, सबसे पहले तो हिस्ट्री ली जाती है। कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर कट नज़र आ रही होती हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही पता चल जाती है। कुछ चीज़ें जैसे ओके। ऑटिज्म में बहुत इस तरह से होता है कि पेरेंट्स और मदर स्पेशली बहुत डिनाइल में होते हैं। समटाइम्स चीज़ें नज़र भी आ रही होती हैं, बट अगेन उनको ऑब्वियसली समटाइम्स ये होता है कि पहला बच्चा है, कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस बात को समझना। एंड आई ओके। अंडरस्टैंड दिस, बट ये है कि जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए। सो अर्ली इंटरवेंशन में ना सिर्फ एक ओटी काम करता है, बट स्पीच थेरेपिस्ट भी काम करते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट भी काम करते हैं। जो प्रोफेशनल के पास आप जाएंगे वो उस हिसाब से अपनी असेसमेंट करेंगे। हमारे पास टूल्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, एक टिपिकल रेंज हमें पता होती है कि इस एज का बच्चा ये काम कर सकता है। तो हम फिर वो चीज़ें देख रहे होते हैं, सेंसरी प्रोफाइल यूज़ कर रहे होते हैं हम, डिफरेंट किस्म के असेसमेंट्स होते हैं, और फिर हमें उसकी स्कोरिंग के बाद पता चलता है। समटाइम्स राइट अवे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इनफॉर्मल असेसमेंट भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा अगर हमारे सामने खेल रहा है और हम उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं भी कर रहे हैं। समटाइम्स ये होता है कि पहली दफ़ा जब बच्चा आता है तो हम ऑब्वियसली हम उनके उसके लिए स्ट्रेंजर होते हैं, वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा होता। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम उसको खेलने देते हैं, और उस वक्त हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं या पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, और साथ में उसको देख भी रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो हमें उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। सो इनफॉर्मल फॉर्मल असेसमेंट्स होती हैं डेफिनेटली। ठीक है।
मैम आप जैसे कि बात कर रही थी सेंसरी इश्यूज के बारे में, तो उसी के पैरेलल हमें काफी दफा सुनने को मिलता है सेंसरी डाइट। ये कमेंट्स में भी एक क्वेश्चन है, आई एम जस्ट गोना पुट इट अप। So they're asking, can you please explain what a sensory diet is, who can design it, and if it is effective? इट इज़ डेफिनेटली इफेक्टिव। अगर बच्चे को ज़रूरत है थेरेपी की, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की, तो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है। और सेंसरी डाइट का मतलब इट्स जस्ट अ फैंसी टर्म। डाइट Mm-hmm. करके लोग समझ रहे होते हैं शायद हम उनको कोई डाइट प्लान देते हैं डाइटेशन के लिए, डाइटेशन की तरह, बट नो, इट ओनली मीन्स कि हम एक जैसे फर्ज करें कि कोई भी जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि वेस्टिबुलर में या टेक्टाइल में उसका रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, कुछ ओवर रिस्पॉन्सिव है, कुछ अंडर रिस्पॉन्सिव है, या सेंसरी सीकर्स हैं। सो हमें इसमें आइडिया होता है कि कौन सा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। किसी में ओवर भी हो सकते हैं, किसी सिस्टम में अंडर रिस्पॉन्सिव भी हो सकते हैं, और इट Mm-hmm. माइट चेंज विद टाइम। एक फेज आया जिसमें ओवर रिस्पॉन्सिव थे, उसमें अंडर में चले गए, और किसी में अंडर में थे और वो ओवर में चले गए, या पहले एक सेंस इन्वॉल्व था फिर दो हो गए, या दो से एक हो गया। इस तरह से इट्स वेरी ट्रिकी एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। सो सेंसरी डाइट एक्चुअली ये होती है कि अगर हमें किसी एरिया में हमें अंदाज़ा हो कि बच्चा जो है इसमें अगर उसको नीड है, सो हम उसका एक जिस तरह से डाइटेशन एक डाइट प्लान बनाते हैं, उस तरह से हम थेरेपी का या अपनी एक्टिविटीज़ का प्लान बनाते हैं। और अच्छा। उसको जिस तरह से एक डाइटेशन कहते हैं कि दिन में 5 दफ़ा खाएं और 2-2 घंटे से खाएं, या जिस तरह से जिसकी भी नीड होती है उस तरीके से जब वो पूरे थ्रू आउट द डे एक प्लान बना के देते हैं कि आपने सुबह ये खाना है, शाम को ये करना है, दोपहर को स्नैक ही होगा, लंच ही होगा, ये तो वो एक प्रॉपर डाइट प्लान चल रहा होता है। इसी तरह से हमारा भी एक प्लान होता है जो कि Mm-hmm. डाइट की तरह एक टाइम टेबल के हिसाब से होता है। कुछ ब्रशिंग अगर हम करवा रहे हैं बच्चों को, तो हमें 2-2 घंटे, 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर करवानी ज़रूरी है। सो इट्स Okay. काइंड ऑफ अ डाइट प्लान जो थ्रू आउट द डे, ताकि वो बच्चा अपने आप को रेगुलेट कर सके थ्रू आउट द डे, ताकि उसका दिन अच्छा गुजर सके, और वो अपने आप को जो प्रोसेसिंग उसकी सही नहीं हो पा रही है ब्रेन में, वो उस डाइट प्लान के थ्रू अपने आप को रेगुलेट कर सके थ्रू आउट द डे। सो दिस इज ठीक। हाउ इट इज। तो वो डिपेंड करता है कि किस सेंसेस पे हमें उसको काम करना है, और हम फिर उसको प्लान बना के देते हैं कि थ्रू आउट द डे आप क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ। ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे कि आपने ये भी मेंशन किया था कि सेंसरी इंटीग्रेशन का भी लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर लाइक सेइंग कि दे गोना लाइक परफॉर्म सेंसरी इंटीग्रेशन, वो करेंगे, सेंसरी डाइट भी बच्चों को देंगे। तो क्या इज देयर एनी ट्रेनिंग इन पाकिस्तान फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन जो मतलब ओटी थेरेपिस्ट करते हैं, इज इट अवेलेबल इन पाकिस्तान? देखिए, अगर हम बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में या और जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, तो उसमें सर्टिफिकेशन होती है ओके। सेंसरी इंटीग्रेशन को करने के लिए। बट अगेन हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि इतना एडवांस लेवल पे काम नहीं हो रहे हैं, तो कोई ओटी, जो भी ओटी हैं जो क्वालिफाइड हैं इस फील्ड में हैं और एक्सपीरियंसड हैं, वो डेफिनेटली काम कर सकते हैं। बट अगेन एक ट्रेनिंग जिसे कहते हैं सर्टिफिकेशन, पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई ओके। बाहर से करना चाहे और कर आए और फिर अप्लाई करे तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। बट अगेन इसके लिए अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे बात करें, तो अगर कोई ओटी है तो वो डेफिनेटली इस पे काम कर सकता है। बट हाँ, दूसरे प्रोफेशनल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जाहिर सी बात है उनको नहीं पता होता, उतना उस लेवल पे नहीं पढ़ा होता उन्होंने। जैसे मैं ज़ियाउद्दीन में अपने स्पीच थेरेपी के स्टूडेंट्स को सेंसरी इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अब मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अवेयर हों। जब उनके पास अगर एक बच्चा आता है जिसकी सेंसरी नीड्स हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ओके, ये अंडरलाइनिंग चीज़ें हैं और इसको कंसिडर करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो थेरेपी कराना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो ठीक है। कोई और प्रोफेशनल्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुदा न खास्ता बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं, खुदा न खास्ता रोलिंग हो सकती है उसकी आईज की, या डिजी हो सकता है, या
उनको ये ना पता चले कि कब स्टॉप करना है, क्या चीज़ कितनी करनी है। तो इतना डेप्थ में तो दूसरे प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता। अगर वो देख रहे हैं कि कोई बच्चा स्विंग पे झूल रहा है, तो आई गेस उनको ये नहीं पता होगा कि कितनी देर के लिए उसको झूलना है। वो शायद समझ रहे हैं कि सिर्फ, या पेरेंट्स भी देख रहे हैं, देखने में लगेगा कि ये सिर्फ खेल रहे हैं बच्चे के साथ और कोई काम नहीं करा रहे, जो कि हमें पहले बहुत इस तरह से सुनने के लिए सुनते थे कि आप लोग तो सिर्फ खेलते हैं, काम कैसे हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता था ये बात। बट अगेन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। हमने तो बहुत डेप्थ में 4 साल पढ़ा होता है, 3 साल पहले होता था, अब 4 साल की ट्रेनिंग है और भी हो रही है। सो ये बहुत ट्रिकी हो सकता है। दूसरे प्रोफेशनल्स को अवॉइड करना चाहिए। हम मदर्स को जब सिखाते हैं बच्चों को, क्योंकि डेफिनेटली उनको ही घर पर कंटिन्यू करना होता है, तो हम उनके बच्चे के हिसाब से चीज़ें बता रहे होते हैं। वो 10 बच्चों के लिए एक ही चीज़ नहीं होती, उनके लिए सिर्फ उनके बच्चे के हिसाब से एक होती है। एंड इंडिविजुअलाइज्ड देन वी प्लान होना टेल चाहिए। देम एग्जैक्टली। सो वी ऑल्सो टेल देम कि ओके, अगर आपको कोई सिम्टम साइंस इस तरह से नजर आए तो यू हैव टू स्टॉप देन एंड देयर, बजाय इसके। एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द चाइल्ड, कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा रो रहा है, या वो उसको वो कंफर्टेबल नहीं है, तो देन वी नीड टू थिंक कि क्यों है, शायद उसको ओवरडोज तो नहीं हो रहा है, सो वी हैव टू सी। तो और लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी अनएथिकल कि कोई और करा रहा हो। Definitely, definitely. Thank you so much, ma'am. This has been so informative. I'm positive that now people, at least our viewers, have at least a grasp of what OT is. And as you said, it's a very vast field, काफी domains हैं इसमें. लेकिन थोड़ी सी basic understanding भी हो जाए तो that's amazing. होनी चाहिए. In fact, Yeah, हम सबको एक awareness होनी चाहिए. So thank you so much for joining us. definitely. Before leaving, I would ask, what one piece of advice would you give parents? वन पीस ऑफ एडवाइस, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस तो ये है कि अर्ली इंटरवेंशन, जितना जल्दी आपको पता चले, फिर उसके बाद आप डू नॉट वेट, बिकॉज बच्चे का बहुत लॉस हो जाता है इस तरीके से। एक ये एडवाइस बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि दूसरों की जो इधर उधर से बातें आप सुन रहे हैं, प्लीज़ उस पर तवज्जो ना दें और अपने बच्चे के बारे में सोचें। और कोशिश करें कि अगर आपको लग रहा है कि किसी बच्चे आपके बच्चे में अगर थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो आप प्लीज़ प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाएं। और आई थिंक एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि सिबलिंग्स Hmm. का भी ख्याल रखें। क्योंकि जब हम स्पेशल नीड्स के बच्चों की बात कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा उस बच्चे के लिए कंसर्न होते हैं, और समटाइम्स वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, और जो सिबलिंग्स होते हैं जो कि उसी एज ग्रुप 1-2 साल का Mhm. डिफरेंस होता है, या शायद थोड़े बड़े होते हैं या थोड़े छोटे होते हैं, उन वो निगलेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। कहीं किसी चीज़ में अगर उनको कोई चीज़ दे रहे होते हैं या खेलने के लिए या कहीं जा रहे होते, शायद स्पेशल बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, और चूंकि देनी भी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, Balance. क्योंकि वो भी तो आखिर बच्चे ही हैं जो सिबलिंग्स हैं, और उनको उस वक्त ये नहीं पता होता कि वो बच्चा उनके बहन भाई कोई स्पेशल है, या किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, और उनके लिए उसका बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि हमें क्यों नहीं इतनी इम्पोर्टेंस हमें मिल रही टेंशन है। नहीं और मिलती। ओवर द इयर्स ऑब्वियसली, हाँ, उनको जाके समझ आ ही जाती है किसी ना किसी स्टेज पर, जब वो ग्रो कर जाते हैं। बट हम्म, अगेन वो सारे टाइम निकल जाता है, या नहीं समझ आ रही होती उनको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उस वक्त आई exactly. थिंक मुश्किल होता है, बहुत टफ है कि बैलेंस करें, और स्पेशल बच्चे को भी देख रहे हैं और बच्चों को भी देख रहे हैं, घर का भी काम है और भी चीज़ें हैं। बट अगेन थोड़ा सा उनका भी सोचना ज़रूरी है और बैलेंस करना ज़रूरी है कि दूसरे बच्चे ना निगलेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ केसेस में कि इस तरह से हो रहा है। सो आई गेस Okay. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखें। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि वी वांट, ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपके जो टिपिकल बच्चे हैं उनमें भी एम्पैथी क्रिएट हो, वो भी मतलब अंडरस्टैंड करें, बट दे ओनली गोना डू
can you create a balance? So today, unfortunately, we had very connection issues, but I'm still glad that this talk could happen. Thank you so much, ma'am, for joining us today. It has been a pleasure talking to you. My pleasure. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Same here. Allah Hafiz.